बच्चों, आज हम चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमें मिला 15 अगस्त 1947 में। उस समय इंडिया और पाकिस्तान बना था। यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ काफ़ी मूव हुए थे। बहुत ही चारों तरफ हिंसा हुई थी, जिसको इंग्लिश में वायलेंस कहा जाता है। बहुत सालों बाद एक नया डिवाइडेड नेशन तैयार था। इंडिया के पास उस समय ना ही मैन पावर था, ना ही पैसा था, ना ही अन्न था। प्रॉब्लम जो थी रिफ्यूजीज़ की काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद एड्रेस भी नहीं मिलते थे। उसके बाद न्यू नेशन जो था उसने अडॉप्ट कर लिया था पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि बेस्ट लोगों को विश्वास था उस बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पे और अपनी पॉपुलेशन पे। इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में बहुत बड़ी थी और वो डिवाइडेड भी थी। अलग अलग कास्ट थे, लो कास्ट, हाई कास्ट, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे। किसान और पीजेंट्स जो थे वो डिपेंडेंट थे मॉनसून में, जो कि आज भी है। मॉनसून के बारिश पे हमारे यहाँ के किसान डिपेंड रहते हैं। उतना मॉडर्न इरिगेशंस आज भी हम नहीं कर पाए हैं। न्यू नेशन जो था उसको पूरे जनता का पेट भी पालना था, जिसकी वजह से किसानों ने बहुत मेहनत किया। लाल बहादुर शास्त्री ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और नारा लगाया, जय जवान जय किसान। फिर किसानों ने जो था हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स यूज किए, मॉडर्न टेक्निक यूज किया और पैदावार गेहूं का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसको इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन और हिंदी में हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम हाई कास्ट फाइटिंग लो कास्ट वालों के साथ काफी लड़ाइयां होते रही। उसके बाद संविधान लिखा गया। इंडिया का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में बताया गया। पावर, गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होती है। उसके बाद सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया बनाया गया। उसको बताया गया कि किस तरह से इन चीज़ों का अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं। मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की न्यू दिल्ली में की गई, जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए। और ये डिस्कशन जो चला बेटा, तो वो फिर इफेक्ट से आया 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान वाली किताब, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तैयार कर दी थी। एक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडॉप्ट किया गया वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कोई भी 18, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से क्या समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा आयु का है, तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, पतला हो, मोटा हो, कैसा भी हो, उसे वोट देने का अधिकार है। सभी इंडियंस जो है 21 ईयर्स से अबव, उनको अलाउड था वोट देने का स्टेट में और नेशनल इलेक्शन में। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी स्टेप, क्योंकि इंडियंस जो थे वो अपना लीडर खुद चुनते थे। इसमें जो था गारंटी दिया गया हमारे संविधान में कि सब जो है कानून की नज़रों में बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। थर्ड फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का था कि स्पेशल प्रिविलेज जो है वो गरीबों को दिया गया और ज़्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप जो इंडियंस के थे उनको दिया गया। आज भी SC और ST में कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी और जॉब्स में भी। जो प्रैक्टिस था अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का, उसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, जिसका डॉक्टर BR अम्बेडकर घोर निंदा करते थे। टेम्पल्स जो कि ओपन थे सिर्फ हायर कास्ट के लिए, अब वो सभी के लिए ओपन थे। अनटचेबल्स का नाम दिया गया हरिजन्स, और फॉर्मर जो पहले उनको अनटचेबल्स कहते थे, या जिसमें आदिवासीज भी आते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी आते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे बहुत सारे दिन तक स्पेंड किया इन्होंने डिस्कस करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से पावर में कौन सा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पावर में कौन सा आएगा। और ये डिसाइड किया गया कि सेंटर का इंटरेस्ट जो है वो फॉरमोस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके हिसाब से ही संविधान को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस बनाया गया पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि इसमें यूनियन लिस्ट में जितने भी अधिकार है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। स्टेट लिस्ट में जितने भी लिस्ट हैं उनमें चीफ मिनिस्टर हेड होता है स्टेट में, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है जिसमें दोनों ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार यानी चीफ मिनिस्टर भी। यूनियन लिस्ट जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं,
टैक्स के बारे में है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, टैक्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में। और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है? एजुकेशन, हेल्थ, जो कि प्रिंसिपली स्टेट देखता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट वाले स्कूल सुना होगा आपने, जिसमें मिड डे मील भी मिलता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये दोनों चीजें आती हैं। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही हस्तक्षेप कर सकता है, दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हिंदी जो है उसको डेजिग्नेट दिया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का, और इंग्लिश को जो है वो यूज करने की इजाजत दे दी गई कोर्ट में। और कम्युनिकेशन, एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात कर सकता था इंग्लिश में भी, क्योंकि साउथ की अगर बात करें तो वहां लोगों की हिंदी कमजोर है एंड इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनके अंडर ये डॉक्यूमेंट पूरा फाइनलाइज किया गया और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इसको रेफर किया गया एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कैसे स्टेट्स बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अपने इंडिया के बारे में अगर जानना चाहते हो आप लोग, 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में और रीऑर्गेनाइज किया अपना रीजनल ब्रांच लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इस लिंग्विस्टिक स्टेट के अगेंस्ट में थे। अक्टूबर 1952 में एक विटेरियन गांधीयन जिनको कहा गया पोट्टी श्री रामुल्ला, ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए, भूख हड़ताल पे। उन्होंने डिमांड किया कि आंध्र प्रदेश बने ताकि जो है तेलुगु बोलने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इनको साउथ का गांधी कहा जाता था। क्या नाम था इनका? पोट्टी श्री रामुल्लू 15 दिसंबर 1952 में 58 डेज तक वो फास्ट पे रहे। तो श्री रामुल्लू, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ की वजह से काफी वायलेंस हुआ स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्सिबली उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 में न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश बन चुका था। जब आंध्र प्रदेश बना बेटा तो दूसरे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज जो थे उन्होंने भी अपना अपना अलग स्टेट का डिमांड रखना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप आगे जाके बिहार झारखंड अलग हुए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ। बहुत ज़्यादा नंबर्स में हिंदी बोलने वाले जो थे नॉर्थ इंडियंस थे वो भी काफ़ी सारे स्टेट्स में डिवाइड हो गए। बायलिंगुअल स्टेट जो थे बॉम्बे के वो डिवाइड हो गए अलग अलग स्टेट में। मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स, जो मराठा बोलने वाले थे उन्होंने महाराष्ट्र बना लिया, जो गुजराती बोलने वाले थे उन्होंने गुजरात बना लिया। ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब जो था वो भी डिवाइड हो गया पंजाब और हरियाणा में। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाए गए इंडिया के। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो थे न्यू नेशन का वो था लिफ्टिंग इंडिया और इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी, की गरीबी से कैसे निकाला जाए इंडिया को। उसके बाद एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाया गया जो कि बहुत स्ट्रांग था। 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया जो कि 5 ईयर का प्लान लेता था और उस हिसाब से उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत किया जाता था या इन्वेस्टमेंट किया जाता था, ताकि कुछ पॉलिसीज बनाई जाए ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और इंडिया जो था इस बात पे सहमत था और उस हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड है, यानी मॉडल भी है जहां पब्लिक सेक्टर्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है और प्राइवेट जॉब भी मिलता है। ओके। उसके बाद बड़ा 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट किया गया गरीबी के बाद से, जो कि फोकस किया गया कि हैवी इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप किया जाए, जैसे स्टील इंडस्ट्री या बड़े बड़े डैम बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं आया। उसमें जो था ये सेक्टर्स जो थे डायरेक्टली जो थे स्टेट के अंडर आते थे। तो भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ का है बेटा, वो एक इम्पॉर्टेंट साइन था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद।
उसके बाद नेशन और 60 इयर्स ऑन, उसके 60 साल बाद 15 अगस्त 2007 में इंडिया ने सेलिब्रेट किया 60 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस फ्री नेशन। इस 60 सालों में इंडिया जो था बहुत सारी अचीवमेंट देखा इंडिया ने, एज वेल एज फेलियर्स भी देखे। सक्सेस जो हुआ इन 60 सालों में इंडिया को क्या क्या सक्सेस मिला? अब हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, हम अपनी मर्जी से वोट दे सकते थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता थी। फ्री प्रेस था, प्रेस को अपनी बात रखने के लिए पूरी तरीके से छूट मिली हुई थी। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सरकार का दखल नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इन 60 सालों में बेटा हमारे कुछ फेलियर्स भी रहे हैं। हम कहाँ कहाँ फेल हुए? डीप डिवीजन परसिस्ट, हमारे यहाँ बहुत भेदभाव रहा है, चाहे SC ST में या पंडितों में, ये डिविजन्स का कारण रहा है पहले भी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है हमारे पास, हमारे अधिकारों का कभी भी हनन हो सकता है। अनटचेबल और दलित काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं हिंसा, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। उनके साथ हमारे देश में आज भी भेदभाव किया जाता है, जो कि कतई सही नहीं है। कुछ क्लैशेस भी होते हैं अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के बीच में, कई स्टेट्स में, हिंदू मुस्लिम्स में, सिख मुस्लिम्स में, किसी में भी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में आम तौर पे दंगे भी होते हुए आज तक हम देखते हैं। जो गहराई है अमीर और गरीब के बीच में इन सालों में और गहरी होती गई है। अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले गया और गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बेटा इस चैप्टर में यही है जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9877 022 457 पे। RACC क्लासेस भेलान।